भारत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के पंजों में दबा हुआ इस तरह से दिख रहा है, और दूसरी तरफ चीन का दबाव अलग। मोदी के कार्यकाल में आते आते पूरी, और इस बीच में वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में फिलिस्तीन बिल्कुल सन्नाटे में चला गया। फिलिस्तीन का नाम लेने का मतलब आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना दिया गया वेस्टर्न। भारत की दृष्टि थी कि ऑयल बैलेंस बिगड़े ना, क्योंकि भारत विकासशील देश था, उसको तेल, सस्ते तेल की जरूरत थी, और उसके रिश्ते ऐतिहासिक रूप से ईरान और इराक सबके साथ अच्छे थे, तो तेल तो मिल रहा था। तो भारत खड़ा हुआ फिलिस्तीन के उन लोगों के पक्ष में जिनकी जमीनें इजराइल जबरदस्ती छीन रहा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद तो इजराइल के लिए रास्ते खोल दिए गए। ये हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदुओं को हमको ये जगह लेनी है, अखंड भारत बनाना है। कितना कॉमन लाइन दुनिया को तय करना है कि वो युद्ध चाहती है या शांति। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बीते 2 महीने के करीब पहले शुरू हुई एक जंग अब दुनिया भर उससे उसकी चपेट में है, और वो जो असर है उसका वो सतत बढ़ता जा रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। मैं बात ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध की करने जा रहा हूं, और ये बात इसलिए भी कि युद्ध विराम जरूर है, लेकिन अस्थिरता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, नित नई बातें, और जो सिलसिला है लगातार जारी है, और उसका जो दुष्परिणाम है दुनिया भोग रही है, मजबूर है उसको भोगने के लिए, और कोई टसका-मस नहीं हो रहा। और ठीक है, ईरान अपना अस्तित्व की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हट रहा है, तो उधर इजराइल की अपनी महत्वाकांक्षा है। तमाम में ये मैं पुनः कहूंगा ये सारी बातें इसलिए कि बहुत मौजूद वक्त है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर सतत देखते हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, उत्तर प्रदेश से आने वाले एक जर्नलिस्ट, सुधी पत्रकार जो लिखते भी हैं, और उनकी भी पुस्तक आई है हाल ही में, मध्य पूर्व के संघर्ष की समय रेखा, इस शीर्षक से उन्होंने पुस्तक दी। और इसमें ये जो ये आज जिस जगह खड़ा है मिडिल ईस्ट, और फिर दुनिया जिसके परिणाम भोग रही है, दुष्परिणाम का शिकार है, तो बहुत कुछ उन्होंने उसको उकेरा है। वो 1948 टू 2025-26 तक का एक पूरा दस्तावेज है वो पुस्तक उनकी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये अब जो उन्होंने जो चीजें लिखी हैं एक प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर, साथ में जो इसके रेपरकेशंस हैं, अभी जो चल रहा है युद्ध, इसको भी जोड़ते हुए बात करने के लिए चलेंगे वो डॉक्टर सिन्हा साहब के पास। जैसा मैंने कहा, जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत। हमारे लिए आपने वक्त निकाला, आभार आपका। और आपकी ये पुस्तक आप सतत लिखते हैं, नई पुस्तक के लिए शुभकामनाएं आपको। और जैसा मैंने अपनी भूमिका में कहा, ये एक दस्तावेज भी है, और साथ में ये जो पूरा एक इस मिडिल ईस्ट के जो जोड़ हैं, और जो चाहे वो कहीं जो हमारी कूटनीति है, कूटनीति के अलावा जो जटिलता है, जो लंबे युद्ध हैं, सिलसिला सारा कुछ समझौते हैं। शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि ये जो एक आप ओपनिंग जो आपका एक रिमार्क होगा इसमें, इसके थोड़ी सी क्या है, इसको हमारे दर्शकों को बताइएगा। धन्यवाद संजीव जी, इस किताब पर चर्चा करने के लिए। देखिए, हुआ क्या कि मैं डिफेंस स्टडीज का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरी मास्टर्स उसी में है, मेरी पीएचडी उसी में है। तो हम लोग अपने टाइम में पढ़ते रहे अरब इजराइल वॉर और पैलेस्टाइन, और फिर जब हम जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त भी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, अमेरिका और इराक के बीच में। तो हैपनिंग्स बहुत हो रही थी। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा आया कि एक ISIS नाम का एक संगठन खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट की चर्चा होने लगी। और उसके बाद फिर एक टाइम अभी 2 साल पहले आया जब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब मैं बतौर पत्रकार देख रहा था कि लोगों के भीतर आजकल क्या है ना कि पक्षधरता बहुत तेज हो रही है। आदमी एक साइड पकड़ ले रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उसकी डिटेलिंग नहीं समझ रहा है, उसकी जड़ में नहीं जा रहा है। तो जो घटनाक्रम हो जाते हैं, उन घटनाक्रम के हिसाब से वो खड़ा हो जाता है। कभी इजराइल के साथ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, ईरान के साथ, और जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल भारत का जो माहौल है उसमें जो ईरान के साथ खड़ा हो गया वो देशद्रोही टाइप का कुछ हो गया, और जो इजराइल के साथ खड़ा है वो राष्ट्रभक्त है। लेकिन बतौर छात्र मुझे ये लगा कि लोगों को कम से कम
ये सरल भाषा में समझना होगा कि आखिर ये है क्या। और संजीव जी, मुझे ये इलाका इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में देखें, ये जगह वो है, ये हिस्सा जिसको हम मध्य पूर्व कहते हैं, तो वो एशिया का हिस्सा और थोड़ा सा अफ्रीका भी उसमें आ जाता है, यानी 2 महाद्वीप उसके भीतर शामिल हो जाते हैं। तो कितनी सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहीं से निकली, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, टिग्रिस है, नाइल है, जॉर्डन है, जो कई देशों को क्रॉस करती हैं और सबके पानी को देती हैं। ये वो इलाका है जिस इलाके से दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म, जिनको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों यहीं से पैदा होते हैं। एक ही इलाके से, एक ही वो हिस्सा है करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके भीतर से ये 3 धर्म निकलते हैं। और जब हम इसको देखते हैं नई दुनिया के भीतर, तो हम देखते हैं कि लगातार लड़ाइयां चल रही हैं। दुनिया का 50% तेल, ऑयल, और लगभग 45% प्राकृतिक गैस इसी इलाके से निकल रही है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी दुनिया, अच्छा, 3 ऐसे रास्ते हैं जो यूरोप और एशिया के ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। सुएज कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और बाब अल मंदेब है। ये सकरे रास्ते जो अफ्रीका, एशिया और या एशिया के कुछ हिस्सों को काटते हुए हैं, जो जहां से समंदर के जहाज निकलते, ट्रेड पूरा उसी पे डिपेंड करता है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और वो मेरी जिज्ञासा का एक बड़ा कारण था। और जब हम स्टूडेंट थे तो हम अपने सिलेबस को पढ़ते थे, लेकिन जब हम जर्नलिज्म में आए तो हमने डिप्लोमेसी को भी पढ़ा। तो डिफेंस और डिप्लोमेसी, मोडस ऑपरेंडी, ये सारी चीजें जब समझ में आई तो समझ में आया कि ये एरिया, जैसा कि लोग के मन में, आम आदमी के मन में है कि ये तो बड़े लड़ाकू लोग हैं, बड़े बदमाश लोग हैं, और कभी वो ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं, कभी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं है। इस पूरे खेल के पीछे एक बड़ी योजना है, जो दरअसल संसाधनों पर और विशेष रूप से ईंधन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए रची गई है उन ताकतों द्वारा जिनको किसी हालत में दुनिया के तेल और गैस पर कब्जा चाहिए। और उसके लिए उन्होंने ऐसे प्रॉक्सीज क्रिएट किए, ऐसे माहौल क्रिएट किए, जिससे कि ये पूरा इलाका हमेशा युद्ध की चपेट में रहे। तो मेरी इस किताब के भीतर मेरी कोशिश यही है कि घटनाक्रम पढ़ते रहिए, संगठनों के बारे में पढ़ते रहिए, लेकिन हर जगह अगर आपको कनेक्ट मिलेगा तो वो यही स्वाभाविक रूप से ये कनेक्ट मिलेगा कि दरअसल इस क्षेत्र की जो ताकत है वही इसका अभिशाप बन गई है। उसको कभी मुस्लिम टेररिज्म का नाम दे दिया जाता है, कभी ज्यूज वर्सेस इस्लाम कर दिया जाता है, कभी इस विद इन इस्लाम शिया सुन्नी कर दिया जाता है। और इसको करने के लिए वेस्टर्न मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, या ये कहिए कि अमेरिकन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पूरी मेहनत करता है, पूरा वो जाल बुनता है जहां आम आदमी के दिमाग में ये आ जाए कि ये तो दरअसल धर्म पर आधारित विवाद हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये विवाद पूरी दुनिया के ईंधन संसाधनों पर नियंत्रण करने का विवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 1948 टू 2025-26 तक, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो बदला हुआ दौर है, खासकर हम जो 21वीं शताब्दी में, और हमने बहुत कुछ, हमारे जो यहाँ पूर्व हुक्मरान रहे भारत के, उनके अपने, और हम बहुत संकटों के दौर से गुजरे, उन संकटों से उभरे हैं। आज की तारीख में जैसे आपने इसमें कूटनीतिक जो समझौते हैं उसको कहीं आपने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है आपने, जो
जटिल राजनीति है। तो अभी अगर हम इस परिदृश्य में देखें, क्योंकि 12 वर्ष हुए हैं मोदी जी को भी, उनका प्रधानमंत्रित्व काल तीसरा है और यह अभी उन्होंने उसको 12 साल पूरे किए हैं। तो यहाँ बार बार कूटनीति, विदेश नीति जो हमारी, इसको लेकर बहुत चर्चा है कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी लगातार त्रुटि है। तो इस संदर्भ को जोड़ा जाए तो उसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा सर? पुस्तक आपने जो चीजें उकेरी है तो उसमें क्या, कहाँ हम किस जगह पर, क्या आपको लगता है कि ये होता तो ऐसा होता, ये करते तो ऐसा होता? वो आ रहा है लगातार उस पुस्तक और ये जो संदर्भ पूरे का पूरा, उससे कनेक्ट करके कैसे इसको आप हम नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखिए तो देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ और दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए उस वक्त, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी बना और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ फिर दुनिया बाई पोलर पावर सेंटर में भी कन्वर्ट हो गई। एक तरफ तत्कालीन यूएसएसआर जो रूस जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का, नाटो का इन्फ्लुएंस था। इस बीच में भारत आजाद हुआ और भारत जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि वो या तो प्रो रशिया जाएं या प्रो यूएस जाएं। नेहरू जी ने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट की, एक नई लाइन क्रिएट की जिसको कहते हैं गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। यस यस। और वो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत में नेहरू को समर्थन मिला कर्नल नासिर से, जो इधर थे, मिडिल ईस्ट में थे, और मार्शल टीटो जो यूरोप में, यूगोस्लाविया में थे। तो नेहरू नासिर टीटो ने एक डॉक्ट्रिन बनाया, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। अब उसी में 1948 आया। 1948 में इजराइल नाम का एक देश क्रिएट किया गया, जिसे मोदी जी ने फादर ऑफ द लैंड कहा। अभी जैसे मोदी जी ने फादर ऑफ द लैंड कहा। अब ये इजराइल क्या था? इजराइल ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि यहूदियों के ऊपर हिटलर ने बहुत जुल्म किए थे और यहूदी बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में, वो विस्थापित थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा भी तो एक देश होना चाहिए, और वो एक देश चूंकि हिस्टोरिकली हम कनेक्ट होते हैं उस हिस्से से, तो वो हमको वहां पे हमारा सेटलमेंट बने। और यूएन ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक हिस्सा। तो जो अभी फिलिस्तीन का जो इलाका, यानी जो पुराना, जो अगर इस एशिया का पश्चिमी किनारा देखें जहां से समंदर से लगता है, तो वहां पे एक छोटा सा टेरिटरी इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद ये हुआ कि भाई जाहिर सी बात है, इसके पीछे अमेरिकन लॉबी बहुत काम कर रही थी। तो उसमें ये हुआ कि भारत ने भी उसको मान्यता दी, नेहरू ने मान्यता दी एज ए स्टेट। लेकिन नेहरू की फोरसाइटनेस ये थी कि उनको ये पता था कि ये जो है सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं है, बल्कि दरअसल अमेरिका इसके जरिए पूरे इस सेंट्रल एशिया पे अपना नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। इसलिए मान्यता देने के बावजूद उन्होंने रिश्ते नहीं बनाए। और उसके बाद जब इजराइल धीरे धीरे, नेहरू की बात सच होती गई और इजराइल ने अपने एरिया को एक्सपेंड करना शुरू किया, वो जिस इलाके में उनका सेटल कॉलोनीज थी उससे बढ़ के वो फिलिस्तीन के इलाकों में घुसने लगा। उसको जब वो बढ़ने लगा तो फिर अरब देशों ने उसके ऊपर हमला किया। 1962 में वो युद्ध अरब हारे, क्योंकि इजराइल को पहली बार सीधा सपोर्ट मिला था अमेरिका से आर्म्स को लेके। और उसके बाद घटनाक्रम बनता गया। 1972 में फिर एक युद्ध हुआ जिसमें पहली बार दुनिया ने ऑयल एम्बार्गो सुना, यानी तेल पर प्रतिबंध। तो तेल की राजनीति, अच्छा चूंकि दुनिया बदल रही थी, मैकेनाइजेशन हो रहा था, मूवमेंट हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे थे, तो ऑयल तो सबकी जरूरत थी। और लेकिन भारत की स्थिति यहां पर दो चीजों पर बिल्कुल टिकी हुई थी। मैं थोड़ा सा इसलिए इसको डिटेल कर रहा हूं कि आज के हालात को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक। तो भारत की दृष्टि थी कि ऑयल बैलेंस बिगड़े ना, क्योंकि भारत विकासशील देश था, उसको सस्ते तेल की जरूरत थी, और उसके रिश्ते ऐतिहासिक रूप से ईरान और इराक सबके साथ अच्छे थे, तो तेल तो मिल रहा था।
दूसरा, मानवता का आधार जो भारत का एक सिद्धांत रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत खड़ा हुआ फिलिस्तीन के उन लोगों के पक्ष में जिनकी जमीनें इजराइल जबरदस्ती छीन रहा था। और ये इंदिरा गांधी की कूटनीति का नतीजा था कि 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया यासिर अराफात को यूएन में इनवाइट किया गया बात करने के लिए। और यासिर अराफात ने उस वक्त एक शर्त रखी थी कि मैं यूएन की मीटिंग में, इस किताब में उसका जिक्र मैंने किया है, कि यूएन की मीटिंग में मैं हथियार लेके आऊंगा। बवाल हो गया, यूएन के भीतर तो हथियार ले नहीं जा सकते आप, लेकिन ये शर्त थी। खैर, वहां भी भारतीय डिप्लोमेसी ने एक माहौल बनाया। और जब यासिर अराफात गए यूएन असेंबली को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने अपने कोट के पॉकेट से दोनों हाथ डाले और एक हाथ में रिवॉल्वर निकाली और एक हाथ में जैतून की पत्तियां थी, ऑलिव ब्रांच। और उन्होंने कहा कि मैं दोनों चीजें लेके आया हूं। दुनिया को तय करना है कि वो युद्ध चाहती है या शांति चाहती है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट था और भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा था। अब आ जाइए फिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। लेकिन अब देखिए, इजराइल तब भी भारत ने मान्यता दे रखी है, लेकिन इजराइल के साथ रिश्तों को बड़ा संभल के चल रही है। लेकिन जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद तो इजराइल के लिए रास्ते खोल दिए गए। यहां तक कि इंडियन इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग देने के लिए इजरायली इंटेलिजेंस को बुला लिया गया। जो इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद पूरी दुनिया में बदनाम है डिस्ट्रक्शन के लिए या कंट्रीज को डिस्टर्ब रखने के लिए, उसको हमने इनवाइट कर लिया। और वहां से एक इजराइल और भारत के बीच में ऐसा गठजोड़ बना जो वाजपेयी सरकार तक बहुत मजबूत रहा। अब उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर था, तो टेक्नोलॉजी और ये वो के नाम पर इजराइल भारत में घुसता रहा। मोदी के कार्यकाल में आते आते पूरी, और इस बीच में वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में फिलिस्तीन बिल्कुल सन्नाटे में चला गया। फिलिस्तीन का नाम लेने का मतलब आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना दिया गया वेस्टर्न मीडिया के भीतर। जबकि फिलिस्तीन तो अपनी जगह की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। तो चूंकि एक इस्लामिक टेररिज्म का एक पूरा माहौल बनाना था पूरी दुनिया में, इसलिए आईएसआईएस नाम का जो एक संगठन, जिस पर अब ये भी चर्चा हो रही, मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है कि दरअसल आईएसआईएस जो है वो मोसाद और सीआईए का एक इनिशिएटिव था जो शैडो वॉर का हिस्सा है। और उसने एक काम तो किया कि पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का ढिढोरा पीट दिया। अब ऐसे में अगर आप फिलिस्तीन के साथ खड़े भी होते हैं तो कोई नहीं सुनने वाला है कि आप मानवाधिकार के लिए लड़ रहे हैं या उनके साथ खड़े हैं या उनके जमीन की अधिकार की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, आइदर यू आर विद मी अदरवाइज विद एनिमी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये सिद्धांत दिया था। तो अब उसमें अच्छा, दूसरी तरफ इजराइल के दक्षिणपंथी, देखिए देश खराब नहीं होते, देश के नेतृत्व के ऊपर सवाल होता है। हमारे यहाँ एक शब्द है हिंदुत्व। बहुत लोग हिंदुत्व और हिंदू में घालमेल कर लेते हैं, दोनों अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं। हिंदुत्व एक बहुत कट्टरपंथी नफरत पैदा करने वाली चीज है और हिंदू एक बहुत समरस समाज है, एक समरस धर्म है, बहुत सबको वेलकम करने वाला धर्म है। इसी तरह से ज्यूज और जियोनिस्ट, तो ज्यूज तो वो लोग हैं जो सताए हुए थे, हिटलर ने भी उनको सताया, सबने सताया। लेकिन जायनिस्ट जो थे उसके भीतर, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने वो भूल गए और उन्होंने फिर फिलिस्तीनियों को सताना शुरू किया। लाखों फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या की, अपंग कर दिया, उनके सिस्टम को बिगाड़ दिया, अस्पताल ये वो सब बमबारी से नष्ट कर दिया। और उन्होंने भी वही लाइन ली। तो यहां से कनेक्ट होगा आपका मोदी की नीति। उन्होंने भी वही लाइन ली कि साहब, फादरलैंड प्रॉमिस्ड बाय द गॉड, ईश्वर ने हमें एक इलाका कमिट कर दिया है, अब वो इलाका हमें चाहिए।
वो इलाका जॉर्डन में भी है, सीरिया में भी है, मिस्र में भी है, फिलिस्तीन में भी है, तो हम तो लेंगे क्योंकि गॉड ने प्रॉमिस किया है। अब आप इसको जोड़ के देखिए ना इस विचारधारा से कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदुओं को हमको ये जगह लेनी है, अखंड भारत बनाना है, कितना कॉमन लाइन है। यस यस। वहां भी एक धार्मिक विद्वेष है, यहां भी एक धार्मिक विद्वेष है, वहां भी। तो इसलिए हिंदुत्व की ताकतों और जायनिस्ट फोर्सेस के बीच में एक स्वाभाविक रिश्ता है और उसका नतीजा भारतीय कूटनीति में एक ऐसा झुकाव जिसकी वजह से भारत आर्थिक रूप से नुकसान में है, भारत सांस्कृतिक रूप से नुकसान में है, बावजूद उसके भारत के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश नीति इजराइल से अलग होने को तैयार नहीं है। जबकि भारत में पेट्रोल की क्राइसिस है, गैस की क्राइसिस है, भारत पे खतरा है इंटरनेशनल ट्रेड में, और हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। हम लगातार नीचे चले जा रहे हैं, एक डिस्टर्ब एरिया मान लिया गया है हमको, दुनिया के इन्वेस्टर्स हमसे पैसा निकाल ले रहे हैं। लेकिन चूंकि वो आइडियोलॉजी जो है कॉमन है, इसलिए फिलिस्तीन को हमने छोड़ दिया। अब मजबूरी है कि यूएन की वोटिंग प्रैक्टिसेस में चूंकि एक पुरानी पॉलिसी रही है तो हम फिलिस्तीन के पक्ष में एक वोट कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम इजराइल के साथ हैं। और वो जो झुकाव है वो दरअसल इस आधार पर बना हुआ झुकाव है। संजीव जी, इस इलाके में ना प्रॉक्सी वार इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं, डायरेक्ट वार भी हुए। ईरान इराक के बीच में जो युद्ध हुआ वो आप देखिए ना कि कितने साल, 10 साल चला, लेकिन प्रॉक्सी वार्स इसमें लगातार चलते रहे। प्रॉक्सीज क्या है? हमास एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्ला एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, हुती रिवॉल्यूशनरी वो भी एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है यमन में जो चल रहा है। दूसरी तरफ देखिए आईएसआईएस एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस सबके बीच में एक और नाम आता है, कुर्द। बड़ी आबादी है, 40 मिलियन के करीब कुर्द आबादी है, कोई देश ही नहीं है उनका। वो कुछ इराक में है, कुछ ईरान में है, कुछ टर्की में है, मगर उन कुर्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस एरिया को डिस्टर्ब रखने के लिए, ये 1995 तक हमने देखा। ये अच्छी बात है कि कुर्दिश लीडर्स को ये समझ में आ गया कि उनको इस्तेमाल कैसे दूसरी फोर्सेस कर रही हैं। इसलिए जो अभी का युद्ध हुआ ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल, इसके भीतर अमेरिका ने बहुत कोशिश की, बहुत ऑफर दिए कुर्द रिवॉल्यूशनरों को, कुर्द लड़ाकों को कि वो आए और पैसा देके कि हमारी तरफ से लड़ें, क्योंकि ईरान के भीतर लड़ना था। कुर्दों ने मना कर दिया। तो ये पूरा एरिया डायरेक्ट पॉलिटिक्स और प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट है ऑयल, गैस एंड रूट्स ऑफ ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कहना मैं पूछने वाला था, मेरे सह वक्त 23 मिनट होने जा रहा है। मैं इसमें 2-3 चीजें मन में उभरती हैं आपकी। आपने सारी चीजों को किया है क्योंकि आपने गुटनिरपेक्ष वो जो उसकी बात की, आंदोलन की बात की, वो तो कब का हमारे यहाँ इस दफन हो गया, वो चीजें छूट गई हैं पीछे। अभी हम ब्रिक्स के अध्यक्षता करते हैं, हम वो बैठक तक नहीं बुला पाए, हम इतने नीचे हैं और आप दावे और बातें बड़ी बड़ी होनी। तो वही जो आपने खाली गेम प्लान तो पूरा बता दिया है कि ये गेम प्लान है। इस गेम प्लान में देखिए आप इस सबके बीच में वो पाकिस्तान जिसको आप पूरे दौर में आप खड़ा करते रहे कटघरे में कि ये एक आतंकवाद को उसको कहीं पुष्पित पल्लवित करने वाला देश है, लेकिन आज वो कहीं जिस जगह खड़ा है, तो ये कितना इसको, क्योंकि इससे कनेक्ट तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा। आप जब मिडिल ईस्ट पूरा छेड़ते हैं, हमारी जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, हम कहाँ, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, नेपाल, जितने जो हमारे होते, सबको मिला के एक समअप नोट आप दीजिएगा कि वो उस दृष्टि से क्या क्या हमारी, और आपने इसमें उकेरा होगा कि क्या क्या त्रुटियां हैं, मैंने पढ़ा है उसको, लेकिन फिर भी इसमें संजीव जी देखिए, संक्षेप में बस इतना समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान टेररिस्ट सपोर्टर कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के ऊपर जिस तरह से इतने हमले हुए, जिस तरह से भारत के विरोधी गुटों को पाकिस्तान ने प्रश्रय दिया, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, सब कुछ किया, वो सब
हकीकत है, उससे इनकार करने की जरूरत है भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इन बदले हालात में अपने आप को, अपनी बुरी स्थिति को कैसे बेहतर कर लिया। चीन और अमेरिका दो ध्रुव हैं आज की तारीख में, और पाकिस्तान दोनों के साथ डील कर रहा है। दोनों के साथ पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी डील कर रहा है, और पाकिस्तान पे ईरान का भरोसा भी है। तो कुछ तो उसने किया है ना। अच्छा, अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 रोज पहले, जब अमेरिका ने एक शर्त लगाई कि सबको अब्राहम एकॉर्ड का पालन करना होगा, वो समझौता जिसके भीतर इजराइल को एक मान्यता दी गई है, जिसमें अरब कंट्रीज ने भी इजराइल को मान्यता दी, पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया। तो यहां तो उसने रीढ़ दिखाई। हालांकि उसके रिपरक्शन क्या है, वो डील क्या है, पर्दे के पीछे राजनीति में बहुत कुछ चलता रहता है, कूटनीति में, लेकिन कम से कम वो अपने बेसिक पे टिका हुआ है। भारत की प्रॉब्लम क्या है कि भारत इस वक्त कहां टिका है? भारत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के पंजों में दबा हुआ इस तरह से दिख रहा है, और दूसरी तरफ चीन का दबाव अलग है। तो एक तरफ पाकिस्तान है जिसने चीन और अमेरिका जैसे दुश्मनों के साथ एक तालमेल बना के अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन में रख दिया है, और दूसरी तरफ हम हैं जो बहुत पावरफुल, पाकिस्तान की तुलना में भारत की ताकत बहुत बड़ी है, भारत के देश की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी थी, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। कोई माने ना माने, उसका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैक्ट तो यही है कि हम इस वक्त अमेरिका और इजराइल के दबाव में ही अपनी कूटनीति चला रहे हैं। वो कहता है कि ये करना है तो हम वो करते हैं। आप देखिए मार्को रूबियो, वो जो कहा है राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, तो वो आपकी ये दस्तावेज जिसको कहीं उससे होता है, कनेक्ट करता है, आप जो कह रहे हैं वो भी सारी चीजें। देखिए, मैंने ये किताब चूंकि इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में नहीं थी, इसलिए उसमें है एक छोटा हिस्सा जो टिल्ट जो हुआ है, जो टर्न हुआ है, वो तो जरूर जिक्र है। डिटेलिंग उसकी नहीं है, क्योंकि इसका केंद्र, इस किताब का आधार जो था वो मध्य पूर्व था, और भारत, चूंकि मैं भारतीय हूं तो भारत की दृष्टि तो वहां रखनी ही होगी, इसलिए एक छोटा हिस्सा जरूर उसके ऊपर लिखा गया है। ये तो है उसके भीतर है। नहीं, बिल्कुल। तो मैं दर्शकों आपसे यही कहूंगा कि हम लोग ने चर्चा की है मध्य पूर्व के संघर्ष की समय रेखा, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब की बिल्कुल नई ताजा पुस्तक है, जो इसी सप्ताह लॉन्च हुई, और वो उसमें है कि आपको समझना है, वो जो मैं जहां से शुरू हुआ था, कि पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति, दशकों लंबे मुद्दे, जो कूटनीतिक समझौते, बदलते क्षेत्रीय समीकरण, और ये जो कहाँ चूक हो रही है उसमें, वो भी कहीं उसमें है, सांकेतिक तौर पर समझाया गया है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर आपका, आभार। हम फिर पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना, धन्यवाद। मित्रों, सुन रहे थे डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब को, जो हम जिस पुस्तक का जिक्र कर रहे थे, और कहाँ हम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चूक कहाँ है, क्योंकि है, हम 145 करोड़ जो भारतीय हैं, संकट तो है 140-145 करोड़ भारतीयों को, और उसको कहाँ क्या जो सारा का सारा है, तो समझने के लिए इसको भी पढ़िएगा, और जहां हम खड़े हैं वो तो आपके सामने है ही। सबको सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा।
आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।